नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस सेशन में आज क्लासिफिकेशन के इस चरण में मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा की बारी है। आज हम ऐसे जंतुओं की बात आपको बताएंगे जो शरीर से बहुत कोमल होते हैं। मोलस्का फाइलम कोमल शरीर के लिए जंतु जाने जाते हैं और जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें मोलस्का का ही एक जंतु है जिसका नाम काइटान है। देखने में इसके ऊपर एक खोपड़ा जैसा दिख रहा है, मतलब कठोर आवरण दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो जीव उपस्थित होता है ये काफ़ी कोमल होता है। इसीलिए मोलस्का में कोमल शरीर वाले जंतुओं को रखा गया। इसकी शुरुआत करें। मोलस्का के कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस और टेक्नोलॉजी के सेशन में पूछे जाते हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं और आइए मोलस्का फाइलम की बात करें। मोलस्का पहले लिख लेते हैं। मोलस्का मोलस्का फाइलम की एक प्रमुख विशेषता जो पूछी गई, पहले प्रश्न बता दें आपको, ये पूछा गया कि ये तो पता है कि संसार में सबसे ज़्यादा जोरदार टांग वाले जीव हैं, सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है, यानी आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन में या फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम। एक सवाल पूछा गया एमपीएसआई में कि ऐसे फाइलम का नाम बताइए जो जीवों की संख्या पर दूसरा स्थान रखता। तो याद रखिएगा, जीवों की संख्या पर मोलस्का दूसरा स्थान रखता है। यही बात हम लिखने वाले हैं। आप लिखिएगा कि यह आर्थ्रोपोडा के बाद जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। और करीब करीब आपको बता दें 85,000 स्पीसीज ज्ञात है। यह भी एक बार सवाल पूछा गया कि मोलस्का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। दूसरे पॉइंट में उस पॉइंट को लिख रहे हैं कि मोलस्का शब्द जोहन स्ट्रोनिन याद कर लीजिएगा। ने सन 1650 ईस्वी में दिया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। तीसरा, इसकी पहचान क्यों इसको मोलस्क कहा, यह भी लिख लेते हैं तीसरे पॉइंट में। इसमें बॉडी जो होती है मुलायम होती है। अभी समझा देंगे कैसे बॉडी इसकी मुलायम होती है। इसके शरीर मुलायम शरीर की रचना होती है। कभी कभी आप यदि नदी या तालाब में नहाने गए होंगे तो सीप को तलाशा होगा। नदी के किनारे जब हम लोग नहाने जाते हैं तो पहले नदी के किनारे हाथ डाल डाल करके सीप तलाशते थे, सूती जिसको कहते हैं। सीप को आप लीजिए और सीप के ऊपर वाले खोल को हटाएंगे तो उसके अंदर जो जीव है उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो बहुत कोमल दिखता है। ऐसी कवरिंग के बीच भगवान ने उसको सुरक्षा दी है कि ये कोमल शरीर सुरक्षित रहे। तो इसमें बॉडी जो होती है मुलायम होती है और इसके प्रमुख उदाहरण
एप्पल स्नेल या जिसको पाइला, या सामान्य भाषा में इसको आप कहें तो घोंघा। नदी में आप जाइए, ये दिख जाएंगे आपको, एप्पल स्नेल। दूसरा सीपिया, ये पूछे गए हैं, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। काइटान, उसका चित्र हमने पहले पेज पर लगाया है, एक बार फिर देखिए, ये है काइटान, यहाँ लिख लीजिएगा, ये काइटान है। सीपिया, काइटान। और सूती, जिसको आप कहते हो सीप। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जंतु जिस पर अक्सर पूछा जाता है, ऑक्टोपस। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, इनकी बॉडी मुलायम होती है, इनके प्रमुख उदाहरण पाइला है और सीपिया है, काइटान है, सीप है, ऑक्टोपस है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको समझ के लिखिएगा, इस पर कॉम्पिटिटिव सवाल जरूर बनेगा। चूंकि इनका शरीर, आप लिखिएगा, चूंकि इनका शरीर कोमल होता है, अब वो बात बता रहे हैं कि भगवान ने कैसी इसको सुरक्षा दी, वही लिखने वाले हैं। चूंकि इनका शरीर कोमल होता है, इसलिए इनके ऊपर मैंटिल की, किसकी, मैंटिल की पतली परत चढ़ी होती है, मैंटिल की पतली परत चढ़ी होती है। और जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अब वो लिखने वाले हैं, जिसके चारों तरफ एक कठोर खोल, होता है, जिसे सेल कहा जाता है, SHELL। याद कर लीजिएगा, ये पूछता है कि मॉलस्क जंतुओं के बॉडी पर जो कठोर खोल होता है, जरा ये चित्र देखिए, इसमें ये जो कवरिंग दिख रही है आपको, ये SHELL है। इसी खोल के अंदर मोलस्का वाला प्राणी सुरक्षित है। देखिए प्रकृति ने इसकी कितनी बेहतरीन सुरक्षा दी है, तो ये सेल कहा जाता है। अब चलिए, 4 प्रमुख पॉइंट इस पन्ने पर हमने आपको बताया कि आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम होगा ये मोलस्का शब्द जोहान्स स्टोनिन नामक वैज्ञानिक ने 1650 ईस्वी में दिया था। इसमें बॉडी मुलायम होती है। इसके प्रमुख उदाहरण पाइला, एप्पल स्नेल, सीपिया, काइटान, सीप, ऑक्टोपस हैं। चूंकि इनका शरीर कोमल होता है, इसलिए इनके ऊपर मैंटिल की पतली परत चढ़ी रहती है, जिसके चारों तरफ एक कठोर खोल होता है, जिसे सेल कहा जाता है। अगला 5वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, इसके पहले जब हम लोग आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे, जोरदार टांग वाले, तो वहां पर कहीं हम लोगों को लीवर नहीं दिखा था। यहाँ के पाचन तंत्र में विशेषता जो दिखेगी, लिखिएगा कि पाचन तंत्र और विकसित हो जाता है। इनका सबका चित्र हम दिखाएंगे आगे आपको, और विकसित हो जाता है। यहां तक कि लीवर, और दांतों का विकास दिखाई देता है। लीजिए, अब यहां पर लीवर भी बन गया और दांतों की संरचना भी आ गई। यही फाइलम है जहां पर दांत दिखाई दे रहे हैं।
तो पाचन तंत्र विकसित हो जाएगा, यहाँ तक कि लीवर भी बन जाएगा और दांत भी विकसित हो जाएंगे। एक सवाल कि जो मोलस्का में जंतु आते हैं उनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ये पॉइंट में लिखिएगा। उत्सर्जी अंग किडनी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बन गई किडनी। उत्सर्जी अंग किडनी होता है। एक सवाल पीएससी ने पूछा कि पाइला में या घोंघा में या सीप में उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निकलते हैं। पीएनएसटी में भी ये सवाल पूछा। क्या आप जानते हैं पाइला कौन सा पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलता है? लिखिएगा कि उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया या यूरिक एसिड होता है। अंडरलाइन करिएगा, उत्सर्जी पदार्थ इसमें अमोनिया होगा या यूरिक एसिड होगा, यूरिया नहीं, ध्यान रखिएगा, यूरिया नहीं। यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है तो अमोनिया याद रखिएगा, यूरिक एसिड याद रखिएगा। एक सवाल और पूछा कि पाइला में या मोलस्का में या कोमल शरीर वाले जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? पता है आपको? बताइए। श्वसन हेतु विशेष रचना पाई जाती है। जिससे टिनिडिया या दूसरे भाषा में इसको क्लोम भी कह सकते हैं। एक विशेष रचना याद रखिएगा, ये जरूर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एक विशेष रचना पाइला में पाई जाती है, इसका भी चित्र हम आगे आपको दिखाएंगे। तो श्वसन के लिए इसको गिल्स नहीं बोलते, इसको टिनिडिया बोलते हैं। गिल्स जैसी ही रचना होती है लेकिन विशेष नाम इसका है टिनिडिया। सी साइलेंट होता है। टिनिडिया जैसी रचना होती है जिसे टिनिडिया के नाम से जानते हैं। और चलने के लिए लिखिएगा, चलने के लिए मस्कुलर फूट या इसकी हिंदी होती है पेशीय पाद पाए जाते हैं। आपने कभी पाइला को तंग कीजिए, हो नदी के बाहर हो, तंग कीजिए, वो सब कुछ पैर वैर अंदर कर लेता है और जैसे ही आप समझता है कि आप हट गए फिर पैर निकाल करके धीरे धीरे चलता है। ये प्रैक्टिस कीजिए, देखिए इन जानवरों को। चलने के लिए मस्कुलर फूट पेशीय पाद पाए जाते हैं। और अंतिम एक पॉइंट आपको बता दें, 9वें पॉइंट पर, यह अंतिम पॉइंट होगा मोलस्का का, कि इसमें जो जीव होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी या तो फीमेल होगा या मेल होगा। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन या जनन, या तो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। ये आप समझते होंगे रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। ये आपको बता दें, जैसे मान लीजिए फीमेल है, फीमेल ने अपने अंडे को बाहर दे दिया, मेल ने अपने स्पर्म को बाहर दे दिया। फिर जब अंडे का और स्पर्म का मिलन उनके शरीर से बाहर हो तो इसको बायनिसेशन कहते हैं। और जब स्पर्म और ओवा का मिलन शरीर के अंदर हो तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका सीधा उदाहरण आप समझ लीजिएगा, मेढक और मनुष्य। मनुष्य में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जबकि मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है।
तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट 4.5 पॉइंट इस पन्ने में हमने आपको बताया कि पाचन तंत्र और विकसित हो जाएगा, यहाँ तक कि लीवर और दांतों का विकास दिखाई देगा। उत्सर्जी अंग के रूप में इसमें किडनी पाई जाएगी। अमोनिया और यूरिक एसिड इसमें उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे। श्वसन हेतु विशेष रचना पाई जाती है जिसे टिनिडिया या क्लोम के नाम से जानते हैं। चलने के लिए मस्कुलर फूट पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल होता है। जनन एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु इस मोलस्का फाइलम में आपको याद रखना है। जिन जिन प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव में पूछा है उनको हमने अंडरलाइन किया है, उनको याद करिए। अब इन बातों को जितनी इधर हमने बताया उनको थोड़ा सा आपके दिमाग में फिट रहे, इसके लिए चित्रों का हम सहारा लें। आइए देखते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आहार नली। इस आहार नली को पूरा हमें नहीं पढ़ना। ये देखिए यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड का निर्माण हो गया। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है किसका? पाइला का। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है पाइला का। इसमें देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथि, वो लीवर हो सकती है। पाचक ग्रंथि का निर्माण हो गया। देखिए विकास कैसे होता रहा है। अब धीरे धीरे जब हम कार्डेट पे पहुंच जाएंगे, अब बिल्कुल कार्डेट के फाइलम पर पहुंचने वाले हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड बन गई। दूसरा यहाँ जबड़े बन गए। ये देखिए दांत, जबड़ा बना यानी दांतों का निर्माण हो गया। बस दो बातें आपको जानना है। यहाँ देखिए ये स्लेवरी ग्लैंड बन गई, ये इसोफेगस बन गया, ये स्टमक बन गया। धीरे धीरे ये विकास की ओर बढ़ रहा है। तो विस्तार से हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पर दांत का विकास हो जाता है, लीवर का विकास हो जाता है, यानी दांत के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी विकास, यानी पाचन तंत्र विकास की ओर है। ये हम समझाने के लिए ये चित्र लगाए। दूसरा, पाइला में एक विशेष रचना होती है। ये भी पाइला का एक विशेष रचना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बता रहा, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने कहा कि एक विशेष रचना पाई जाती है। ये देखिए गिल्स जैसी ही होती है, लेकिन इसको टिनिडिया के नाम से जानते हैं। और ये आप पीएनएसटी में ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें पाइला में गिल्स जो हैं किस नाम से जाने जाते हैं? याद रखिएगा, ये टिनिडिया या गिल्स बोले जाते हैं। ये देखिए पत्तियों जैसी ये रचना होती है, मतलब ये ऐसे ऐसे होती है, दोनों तरफ ऐसे ऐसे पत्तियां लगी होती हैं, और ये पत्तियां ऐसे, और ये पत्तियां रेस्पिरेशन का काम करते हैं। यहीं पर पानी का फ्लो पहुंचता है, इधर से पानी जाएगा और पानी के फ्लो से ये फ्लैप जो है गिले हो जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है। तो ये टिनिडिया की रचना। अब सीधा एक और फाइलम, छोटा सा फाइलम है, उसके बारे में भी बता दें आपको। वो फाइलम है मोलस्का के बाद आता है और उसको कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। एक बात यहां स्पष्ट कर दें कि ये दो शब्द से इकाइनस, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइन, स्पाइन का मतलब होता है कांटा, और डर्म का मतलब होता है DERM, डर्म, डर्म का मतलब स्किन यानी चमड़ी। जिसके चमड़ी पर या बाह्य स्किन पर कांटे ही कांटे हों, तो आप समझ लीजिएगा ऐसे सारे के सारे जंतु इकाइनोडर्मेटा में रखे जाएंगे। पहला पॉइंट यही बना लेते हैं, शरीर कंटिका युक्त होता है। कंटिका युक्त होता है। क्यों साहब कंटिकाएं लगी होती हैं? तो कंटिकाएं यदि कोई आपसे पूछता है तो आप बताइएगा ये सुरक्षा के लिए है। नोट कर लीजिएगा, जो रक्षात्मक होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें 3 स्तर बनेंगे, एक्टोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा। तो कोई नई बात नहीं है, पहले से ट्रिप्लोब्लास्टिक आ रहे हैं हम लोग। तो लिखिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। त्रिस्तरीय, हिंदी आप करेंगे त्रिस्तरीय, माने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, त्रिस्तरीय। साथ में 2 तरह की सिमेट्री दिखाते हैं। त्रिस्तरीय होते हैं, रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। स्टारफिश देखा है आपने?
नहीं देखा हो, अभी हम चित्र में आपको दिखाएंगे। रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, रेडियल सिमेट्री, और साथ में बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दो सिमेट्रिकल दिखाते हैं, और दोनों ये सवाल पीएनएसटी में पूछा। इकाइनोडर्मेटा में ऐसे कौन जंतु हैं जो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, या ऐसा कौन सा जंतु है, कौन सा जीव है, कौन सा फॉर्म है जो बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है। आगे विस्तार से हम बताते हैं, अभी आपको चित्र भी दिखाएंगे। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। रेडियल सिमेट्री माने आर्य समेत बीच से आप काटो तो 3-4 भाग, सेंटर से केंद्र को बिंदु मान करके त्रिज्या से यदि भाग काटते हैं तो बराबर भाग दिखते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है यदि लंबाई से काटा जाए बिल्कुल ऊपर से नीचे तो 2 बराबर भाग हो जाए। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होंगे। और तीसरा जो पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण विकसित होता है। मतलब पाइला का जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया है उससे और बेहतर और विकसित यहां पाया जाएगा इकाइनोडर्मेटा। एक जो खास बात पूछी गई, 3 पॉइंट इस पन्ने में पढ़िए कि शरीर कंटिका युक्त होगा, जो रक्षात्मक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होंगे। अब साहब बायलेटरली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल का मामला आगे हम आपको समझाते हैं। एक जब ये जंतु विकसित होता है तो पहले बड़ा जंतु, वयस्क जंतु बनने से पहले अंडा, चूंकि अंडा देता है तो अंडे से लार्वा बनता है, तो इसका जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और जो वयस्क जंतु होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। ये भी पॉइंट हम आपको लिखाएंगे। तो पहले यही लिख लेते हैं कि लार्वा इसका, चौथे पॉइंट में लार्वा इकाइनोडर्मेटा का बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, जबकि नोट करिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जबकि वयस्क रेडियल सिमेट्री आर्य समेत दिखाते हैं। ये पॉइंट जरूर याद करिएगा। 5वां पॉइंट बता दें कि इसमें श्वसन के लिए रेस्पिरेशन हेतु विशेष रचना होती है, जिसे याद करिएगा ट्यूबी, ट्यूब फीट। ऐसा लगता है कि नाली के आकार के पैर ये पानी भर जाते हैं। ये ट्यूब फीट विशेष रचना होती है जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। आगे हम चित्र से आपको समझा देंगे क्या होता है। महत्वपूर्ण एक पॉइंट और कि इसमें ब्रेन नहीं होता, ब्रेन नहीं होता। 7वां पॉइंट, इसके प्रमुख उदाहरण स्टारफिश, चित्र में तो देखा ही होगा आपने स्टारफिश। एक जिस पर सवाल पूछा जाता है उसी नाम को लिखते हैं, समुद्री खीरा। समुद्र में पाया जाता है और खीरा जैसा, जैसे हम लोग खीरा खाते हैं ना, उस तरह का दिखता है। इसके अलावा इकाइनस, इसको समुद्री आर्चिन भी कहते हैं।
ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं और इन्हीं को आधार मानते हुए आगे के चित्रों को हम आपको समझाएंगे। तो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ एक विशेष रचना मिल गई जिसको हमने ट्यूब फीट कहा। ब्रेन होगा नहीं। इसके प्रमुख उदाहरण स्टारफिश या तारा मछली, समुद्री खीरा, इकाइनस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इधर पन्ने में बताया कि इकाइनस होगा, शरीर कंटिका युक्त होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, रेडियल सिमेट्री दिखाएंगे, बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि वयस्क स्टारफिश, क्योंकि लार्वा का नाम दूसरा होगा और लार्वा भी हम दिखाएंगे आपको, तो जो लार्वा होगा ये बायलेटरली द्विपार्श्व सममित होगा और जो स्टारफिश होगी वो रेडियल सिमेट्री में दिखाएगी। आप देखो 5 तारे बनते हैं, सेंटर से काटोगे तो बराबर भाग उसके दिखेंगे। तो इसका लार्वा जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, जबकि वयस्क जो है रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। आइए ये देखिए, ये रही स्टारफिश। स्टारफिश को यदि आप अच्छे से पास से देखें इस खूबसूरत डायग्राम में, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ये रचनाएं दिखाई दे रही हैं। देख रहे हो? ये अभी इन रचनाओं को आगे हम विस्तार से आपको दिखा देंगे कि ये ऐसा लगता है कि कुछ उभरी हुई रचनाएं। ये तो ठीक है, ये जो उभरी हुई रचनाएं हैं, यही उभरी हुई रचनाएं कहलाती हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट ये लोकोमोशन में भी मदद करता है। जिसको चलाते हैं तो ट्यूब फीट लोकोमोशन में मदद करता है और इसके बॉडी के किनारे किनारे यहाँ पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइन। तो ये स्टारफिश एक उदाहरण। आगे देखिए, ये देखिए ट्यूब फीट। स्टारफिश का ट्यूब फीट कैसे निकला है? ट्यूब है, ये देखिए, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है और ये लोकोमोशन में मदद करता हुआ रेस्पिरेशन भी करता है, पानी की बाहर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश भी करता है। तो ये ट्यूब फीट। ऐसी विशेष रचना स्टारफिश में ही दिखती है। ट्यूब है और ये देखिए आप पास से यदि आप इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पर रोई जैसी रचनाएं भी दिखेंगी। देखिएगा, ये सब ऑक्सीजन को इनटेक करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये ट्यूब फीट। हमने आपसे बताया कि लार्वा जो होता है इसका, उस लार्वा का नाम बाइपिनेरिया लार्वा होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि काइनोडर्मेटा में पाया जाने वाला लार्वा का नाम क्या है? नाम होता है बाइपिनेरिया। और ये बाइपिनेरिया लार्वा को हमने बताया कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा। बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा यानी द्विपार्श्व सममित होगा। लो यहां से काटना शुरू करो, काट दो, कट गया, 2 बराबर भाग हो गए। तो इकाइनोडर्मेटा में जो भी लार्वा आएगा वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा। लेकिन वयस्क जंतु पीछे आते हैं। ये देखो, इसको आप काटो तो सेंटर से बराबर काटना पड़ेगा। यहां से ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। ये देखो, यदि बायलेटरली सिमेट्रिकल करोगे, यहां से काटोगे बीचों से, तो क्या बराबर होगा? नहीं। एक तरफ 3 टांगे आ जाएंगी, एक तरफ 2 टांगे आएंगी। तो यहां से जब हम काटते हैं तो ये सेंटर से रेडियल सिमेट्री, आर्य सममित, इसी को कहते हैं। तो ये आर्य सममित दिखाएगा। तो याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा का सबसे अच्छा उदाहरण स्टारफिश है। स्टारफिश का लार्वा बाइपिनेरिया लार्वा है, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, जबकि स्टारफिश रेडियल सिमेट्रिकल होती है। अब आइए अगले सेशन पर, जो खास MCQ का सेशन होता है। इस सेशन पर सीधे हम पहला MCQ आपसे पूछते हैं, लिखते हैं और पहले उत्तर नहीं बताएंगे। बाद में जब लौटेंगे तो फिर इन उत्तरों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप उत्तर सोचते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर हमें उत्तर क्रम से लिख करके भेजा करिए, तो हमको ये समझ में आए कि जो बच्चे इसको देख रहे हैं कितने लोगों ने सही जवाब भेजा। जो भी आपसे बने, सही गलत जो भी बने, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ने के बाद जरूर लिखा करिए। तो आइए पहला सवाल। इस तरह के कुल 8 सवाल हैं। निम्न में से, पहला सवाल लिख रहे हैं, निम्न में से किसमें सीलोम या बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती? ये आपकी परीक्षा से उठाया है प्रश्न, नहीं पाई जाती। इसका ए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, स्पंज।
बी ऑप्शन दे रहे हैं सीलेंट्रेट्स, सी ऑप्शन दे रहे हैं बोथ, और डी ऑप्शन दे रहे हैं नन। प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसमें सीलोम या बॉडी कैविटी नहीं होती। आप इसमें से एक ही उत्तर सही है, एक उत्तर का कीजिएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल हमने तैयार किया आपके लिए। वो सवाल प्रश्न था फिलामेंटस एनिमल या तंतुबत जीव किस फाइलम की विशेषता है? ए टीनोफोरा, बी प्लेटी हेलमेंथीज, सी मोलस्का, एंड डी आर्थ्रोपोडा। करिए जवाब। दूसरा सवाल पूछा फिलामेंटस एनिमल किस फाइलम में की विशेषता है? टीनोफोरा होगा, प्लेटीहेलमिन्थेस होगा, मोलस्का होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। तीसरा सवाल, कॉकरोच के लार्वा को लार्वा का नाम है? ए सीपिया, बी बाई पिनेरिया, सी मैगोट, एंड डी कॉकरोच के लार्वा का नाम आपको तीसरे सवाल में बताना है। चौथे सवाल में संयुक्त नेत्र विशेषता है? ए मोलस्का, बी एनिलिडा, सी आर्थ्रोपोडा, एंड डी प्लेटीहेलमिन्थेस। यह भी सवाल पूछा गया। कंपाउंड आई किस जीव में, किस फाइलम के जीवों में पाई जाती है? ये हमारा, अब पीछे के जितने भी वीडियो हैं, जितने भी हमारे लेक्चर हैं, सबको जब पढ़ोगे तभी ये सवाल बनेंगे। इसीलिए हम विस्तार से क्लासिफिकेशन को लिया है और क्लासिफिकेशन को गहराई से इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो चौथा सवाल, पांचवा सवाल देखिएगा। बुकलंग किस जीव में होते हैं? ए लिखिएगा पाइला, बी लिखिएगा लीच, सी लिखिएगा क्रैब, और डी लिखिएगा अमीबा। बुकलंग
ये तो आप समझ रहे हो, रेस्पिरेशन का मामला है। तो बुक लंग किस जीव में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। पाइला, लीच, क्रैब, अमीबा। यानी यदि इनके फाइलम के उदाहरण आपको याद होंगे तभी ये उत्तर कर पाओगे। 5वां सवाल। फिर 6वां सवाल, सीटी, SETAE, या इसी को सीटा भी बोलते हैं। सीटा, सीटा जो आप चाहो, प्रचलन अंग के रूप में किस फाइलम की विशेषता है? ए लिखिएगा एनिलिडा, बी लिखिएगा आर्थ्रोपोडा, डी लिखिएगा मोलस्का और डी लिखिएगा नन। सीटी किस फाइलम के जंतु पर पाए जाते हैं? ये पक्का है कि ये लोकोमोशन का काम करते हैं, चलने का काम करते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये 6वां सवाल। अब फिर अगला देखिएगा 7वां सवाल। आरबीसी में, आरबीसी माने रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाना किस जंतु की विशेषता? ऑप्शन हम दे रहे हैं लीच, बी दे रहे हैं फाइलेरिया वर्म जो हाथी पांव फैलाता है, सी हाइड्रा एंड डी स्पंज। 4 में से एक ही जीव पर आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, लीच में, फाइलेरिया में, हाइड्रा में, स्पंज। और अंतिम सवाल आज के सेशन का अब आपके सामने आ रहा, कैनाल सिस्टम का होना किस फाइलम की विशेषता है? अब यदि आपने पूरे सेशन पीछे के बैक के याद किए होंगे, पढ़े होंगे, लेक्चर को अटेंड किया होगा तभी बनेगा। पहला ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन दे रहे हैं पोरीफेरा, सी ऑप्शन दे रहे हैं बोथ, और डी ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये 8 सवाल आज के लिए हैं। अब इसमें बहुत सारे उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे, पर ऐसा नहीं, आप पूरे सेशन को एक बार फिर बैक से एक बार पढ़िए, और जब पूरे सेशन को बैक से एक बार पढ़ेंगे तो ये सारे उत्तर आपको मिलते रहेंगे। फिर आप हमें सेशन जब आप पढ़ लीजिए पूरा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करिए कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको ये मैटर जो हमने दिया, जो सवाल आपसे पूछे वो सवाल कैसे लगे, ये जरूर लिखा करिए। हर हाल में कमेंट बॉक्स जरूर भेजा करिए, उससे हमें ताकत मिलती है और बेहतर पढ़ाने की इच्छा भी बनती है। तो चलिए सीधे सवालों का उत्तर आपको बताते चले। पहले सवाल का जवाब, निम्न में से किस में सीलोम या बॉडी कैविटी पाई जाती है? पहला सवाल, और सीलोम या बॉडी कैविटी का सही उत्तर होगा स्पंज में भी होती है, सिलेंट्रेट में होती है, और सही जवाब होगा बोथ। दूसरा सवाल हमने पूछा, फिलामेंटस एनिमल या तंतुवत जीव किस फाइलम की विशेषता है?
टीनोफोरा की, प्लेटीहेलमिन्थिस की, मोलस्का की, आर्थ्रोपोडा की। दूसरा सवाल हमने पूछा, दूसरे सवाल का आप बताइए जवाब। तंतुवत जीव या फिलामेंटस एनिमल्स किस में पाए जाते हैं, यह है हमारा सवाल। और याद करिए हमने लिखाया भी है, ये पाए जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस में। अब चलिए तीसरा सवाल है काकरोच के लार्वा का नाम। कई बार इसको हमने अंडरलाइन किया है, सीपिया नहीं है, बाइपेनेरिया अभी मोलस्का पढ़ाया तो उसका है। ये लार्वा है मैगॉट, काकरोच का लार्वा। चौथा सवाल कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र किसकी विशेषता होती है, तो ये हमने चींटी का उदाहरण लिया था। चींटी किस फाइलम में आता है ये भी आपको पढ़ाया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा आर्थ्रोपोडा या जोरदार टांग वाले। आंख चारों तरफ जब देख ले, चारों तरफ वो जैसे हम लोग देखते हैं सीधा देखते हैं, चींटी जो है चारों तरफ देखती है, तो चौथे प्रश्न का ये जवाब होगा। पांचवा सवाल बुकलंग किस जीव में पाया जाता है, ये पिछले सेशन में हमने आपको पढ़ाया है। और इसमें आपने केकड़ा देखा होगा, केकड़ा पानी में पाया जाता है और जब उसको रेस्पिरेशन करना होता है तो बुकलंग का इस्तेमाल करता है। कैसे करता है ये प्रोसेस हम आर्थ्रोपोडा में आपको बता चुके हैं, और ये बुकलंग क्रैब्स या केकड़े में पाया जाता है। छठवां सवाल है सीटी प्रचलन के रूप में किस फाइलम में पाया जाता है, ये भी हमने सवाल पूछा और वो पाया जाता था केचुहा। याद कीजिए केचुहा जो है एनुलस है, एनुलस रिंग उसमें पाई जाती है, तो पक्का इसका जवाब एनिलिडा होगा। 7वां सवाल आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किस जंतु की विशेषता है, तो आप कभी केचुए को मारिए तो लाल खून निकलता है, लीच को काटिए लाल खून निकलता है, तो ये लाल खून की उपस्थिति हीमोग्लोबिन की है। तो चाहे जोक ले लीजिए चाहे केचुआ ले लीजिए, दोनों का उत्तर लीच होगा। और अंतिम ऑप्शन आज का है कैनाल सिस्टम का होना किस फाइलम की विशेषता है, तो प्रोटोजोआ तो छोटा जंतु है, इसमें तो नहर तंत्र होगा नहीं, बोथ हो नहीं सकता, नन हो नहीं सकता, एक ही बचता है वो होता है पोरीफेरा या छिद्रयुक्त जितने जीव होते हैं उन सब में ये कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो बच्चों आज के सेशन के लिए आज इतना ही डिस्कशन, और फिर नए सेशन की शुरुआत एक दिन के अंतराल पे फिर नया वीडियो आपको देंगे। अब क्लासिफिकेशन अंतिम चरण में है, पूरा क्लासिफिकेशन का एक बेहतरीन नोट्स यदि आप बना लेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। सारे पॉइंट को हमने कॉम्पिटिटिव पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सवाल पूछते हैं। तो आज के लिए बस इतना करते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपने यदि पूरे सेशन को वॉच किया तो इसके लिए आप सभी लर्नर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सेशन को यहीं रोकते हैं। बाय बाय, नमस्कार।